दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, तो उसी के आधार पर आज मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग जो पढ़े थे वो बढ़िया से हम लोगों को तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल है वो पूरा पाषाण काल है। ये प्रारंभ से लेके 10,000 BC तक माना जाता है। तो सबसे लंबा जो काल है दोस्तों, वो पूरा पाषाण काल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, उसमें दिया है कि जो उसकी व्याख्या दी गई है, पूरा पाषाण काल सबसे लंबा काल है। इस काल में मानव का जीवन पूर्णतः शिकार और भोजन संग्रह पर आधारित था। अर्थात पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है वो पूर्णतः शिकारी था और भोजन संग्रह के लिए शिकार पर ही आधारित था। उसको कृषि इत्यादि का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दिया है कि पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जैसे हम लोगों ने दोस्तों अभी ऊपर देखा कि पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, शिकार और भोजन संग्रह था। ये देखिए, इसकी व्याख्या भी दी है कि प्रारंभिक मानव खेती करना नहीं जानता था। वह जंगली पशुओं का शिकार करता था तथा फल, कंदमूल, बीज एकत्र करके जीवन यापन करता था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, शिकार एवं भोजन संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आग की खोज का सर्वप्रथम प्रमाण किस काल में मिलता है। तो जो आग की खोज का प्रमाण मिलता है दोस्तों, वो पूरा पाषाण काल में मिलता है। पूरा का पाषाण काल का मानव आग के बारे में जानता था और उसका उपयोग भी करता था। इनके दोस्तों, इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। इससे भोजन पकाना, ठंड से बचाव करना और जंगली जानवरों से सुरक्षा संभव हुई। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को कृषि क्रांति का युग कहा जाता है। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो शुरुआती मानव था वो शिकारी मानव था और वो फल फूल कंदमूल खाता था। लेकिन जब उसको कृषि का ज्ञान हो गया तो उसी को हम कह सकते हैं कृषि क्रांति का युग। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उसको कृषि क्रांति का युग कह सकते हैं। और किस काल में क्रांति हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में तो मानव जो था वो शिकारी मानव ही था। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी ही था, लेकिन उसने कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था, कृषि उसने नहीं शुरू की थी। लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। तो इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। ये देखिए दोस्तों, इसमें इसकी व्याख्या दी कि नव पाषाण काल में मानव ने पहली बार कृषि प्रारंभ की। इसी कारण इसे कृषि क्रांति का युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल में मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ। तो नवपाषाण काल में दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। और जब मनुष्यों ने खेती करना शुरू कर दिया तो वो एक ही स्थान पर रहने लगे, क्योंकि जब वो खेती करना शुरू कर दिया तो उनको शिकार के लिए दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था और उसकी सुरक्षा के लिए सब लोग एक साथ रहने लगे। तो इससे अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। जब अस्थायी निवास की शुरुआत हुई तो इससे गाँव का विकास शुरू हो गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा कृषि एवं अस्थायी निवास की शुरुआत। ये देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी दी है कि कृषि शुरू होने के बाद मनुष्य एक स्थान पर बसने लगा, जिससे गांव और सामाजिक जीवन का विकास हुआ। ये नवपाषाण काल में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण काल में मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार किस पदार्थ का था। तो दोस्तों, पाषाण काल में जो मनुष्यों ने पहला औजार बनाया था वो पत्थर का ही था। इसी के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर। ये देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या यहाँ पे दी है कि पाषाण काल का नाम ही पत्थर के औजारों के व्यापक उपयोग के कारण पड़ा। प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले पत्थर से औजार बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्य पाषाण काल की ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो लोहे का प्रयोग ये लोग जानते नहीं थे, लिपि उस टाइम थी नहीं, नगरों का विकास तो हुआ नहीं था। तो इस आधार पे ऑप्शन सी ही सही, बी ही सही लगता है, छोटे पत्थर के औजार। और दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके हथियारों में जो औजार बनाए गए थे उसका मेन अंतर यही था कि जो पूरा पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे वो भारी और खुरदरे होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के औजार छोटे
और नुकीले होने लगे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे पत्थर के औजार। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी दी है कि मध्य पाषाण काल में छोटे, धारदार और हल्के पत्थर के औजार का निर्माण हुआ, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब पत्थर, छोटा पत्थर। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण काल का प्रसिद्ध शैलचित्र स्थल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ चार नाम दिए गए, सांची, भीमबेटका, सारनाथ और नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों भीमबेटका, क्योंकि सांची, सारनाथ और नालंदा जो है ये बौद्ध युग से संबंधित है। जब बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था जब था, तो उस समय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। ये देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिले हैं। यह भारत की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। जो भीमबेटका की गुफा है वो विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाषाण काल का मानव मुख्यतः कहाँ निवास करता था? तो दोस्तों जो पाषाण काल का मानव था वो मुख्यतः जो शिकारी मानव था, तो जब शिकार करता था तो ये गुफाओं और चट्टानों में निवास करता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफाओं एवं चट्टानों की शरण में। इसकी व्याख्या भी दोस्तों दी गई है कि प्रारंभिक मानव प्राकृतिक आश्रयों जैसे गुफाओं और चट्टानों के नीचे रहता था, क्योंकि उसे घर बनाना नहीं आता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रसिद्ध स्थल बुर्जहोम किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बुर्जहोम है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और बुर्जहोम में ही मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। जब यहाँ पे खोदे गए थे कब्र, तो वहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण है। मनुष्य के साथ कुत्ता। तो अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि किस स्थान पे मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो वो बुर्जहोम है। और बुर्जहोम की दोस्तों एक विशेषता और है कि यहाँ के जो घर बनते थे वो गर्त के रूप में बनते थे या गड्ढे नुमा घर बनते थे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है कि बुर्जहोम श्रीनगर के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, जहाँ गड्ढे नुमा घर के अवशेष मिलते हैं। गर्तनुमा या गड्ढे नुमा घर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि चिरांद किस राज्य का प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल है? तो चिरांद जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है। यहाँ पे हमें भारी मात्रा में हड्डी से बने हुए औजार मिलते हैं चिरांद बिहार से। ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी दिया गया है, चिरांद से कृषि, पशुपालन तथा हड्डी के औजारों के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुलडीहवा किस कारण प्रसिद्ध है? कुलडीहवा जो दोस्तों है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से चावल के प्रारंभिक खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल की खेती के प्रारंभिक प्रमाण। इसकी व्याख्या भी दोस्तों दी गई है, उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से धान आबलिक चावल के प्रारंभिक खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों देखिए, पाषाण काल के लोगों के भोजन का प्रमुख स्रोत क्या था? तो पाषाण काल के लोगों का जो प्रमुख स्रोत था वो शिकार एवं वनस्पति संग्रह था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या भी दी गई, पूर्व पाषाण काल में कृषि का विकास नहीं हुआ था, अतः जो लोग थे वो शिकार और फल, कंदमूल इत्यादि पर स्थित आधारित थे या निर्भर थे। दोस्तों देखो, सबसे पहला पालतू पशु कौन बनाया गया पशु कौन माना जाता है? तो दोस्तों जो इसमें अधिकांश इतिहासकार हैं वो कुत्ते को मानते हैं कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। यहाँ व्याख्या भी दी गई दोस्तों, अधिकांश इतिहासकार कुत्ते को मानव का पहला पालतू पशु मानते हैं, जो शिकार और सुरक्षा दोनों में सहायक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पालिश किए हुए पत्थर के औजार किस काल की विशेषता है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में जो था भारी और खुरदरे पत्थर बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में दोस्तों हल्के पत्थर बनाए जाते थे, जिनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। लेकिन पॉलिश की हुई एकदम पॉलिश्ड पत्थर ये नव पाषाण काल की विशेषता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। इसमें देखिए व्याख्या दी है कि नव पाषाण काल के पत्थरों के औजारों को घिसकर चिकना बनाया जाने लगा,
जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देखो, पहिए का आविष्कार किस काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है दोस्तों? तो जो पहिए का आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं सॉरी दोस्तों, ये नव पाषाण काल की विशेषता है। जो आग है वो पूरा पाषाण काल की विशेषता है। तो जो आग है वो पूरा पाषाण काल की, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुफा चित्रों में सबसे अधिक किसका चित्रण मिलता है? तो गुफाओं में सर जो सबसे अधिक चित्रण मिलता है वो शिकार एवं जंगली पशु का मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार एवं जंगली पशु। क्योंकि इस टाइम तो युद्ध होते थे लेकिन बहुत कम युद्ध होते थे। युद्ध का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? सरायनाहर से, उत्तर प्रदेश। सरायनाहर कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और उस समय राजा और महल तो होते नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मंदिर भी नहीं उस टाइम पे होते थे, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे या पाषाण काल के लोग थे वो प्रकृति पूजक थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिकार एवं जंगली पशु। इनका चित्रण गुफाओं में सबसे अधिक मिलता है। देखिए दोस्तों, व्याख्या में दिया गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने अपने दैनिक जीवन, विशेषकर शिकार और पशुओं का चित्रण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया कि मध्य पाषाण काल को किस रूप में जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल में कृषि तो शुरू नहीं हुई थी, इसमें लोहे का उपयोग भी नहीं था और कांस्य का उपयोग भी नहीं था, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो सही ऑप्शन है संक्रमण काल होगा। संक्रमण काल का मतलब यहाँ से इसका आशय ये है कि जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के काल के बीच का काल है। तो इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल में गए, तो इसीलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। इसकी व्याख्या भी दी गई दोस्तों कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था, जिससे मानव जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नव पाषाण काल में किसका विकास हुआ दोस्तों? तो नव पाषाण काल में ग्राम सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि नव पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। तो जब खेती करना शुरू किया तो अस्थायी रूप से निवास भी करने लगे। जब अस्थायी रूप से निवास करने लगे तो धीरे धीरे गाँव का विकास होता गया। ये देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी दी गई है कि अस्थायी निवास और कृषि के कारण गांवों का विकास हुआ, जो आगे चलकर सभ्यता की आधारशिला बने। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? दोस्तों जो पाषाण काल के अध्ययन का प्रमुख आधार है वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आते हैं? जैसे हमको कहीं से कोई अभिलेख मिल गए, हमने वहाँ पे जब खुदाई की तो हमको विभिन्न प्रकार के, मान लीजिए कोई मृदभांड मिले, हमको शवों के दफनाने की स्थिति मिली, जैसे शव और कुत्ते को कहाँ साथ में दफनाया गया, बुर्ज होम। हमको चावल का प्रमाण मिला, हमको युद्ध का प्रमाण मिला, हमको हड्डियों से बने हुए औजार मिले। तो सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, तो उनके अध्ययन का जो प्रमुख आधार है वो यही पुरातात्विक साक्ष्य ही है। ये देखिए दोस्तों, दिया इसकी व्याख्या कि पाषाण काल में लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उस काल की कोई लिपि थी नहीं। तो इसलिए इस काल का अध्ययन औजारों, हड्डियों, गुफाओं, शैलचित्रों आदि अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, शुरुआती काल था, तो यहाँ पे जो मनुष्य था वो बड़े और खुरदुरे पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े एवं खुरदुरे पत्थर। इसकी व्याख्या भी दी गई दोस्तों, पूरा पाषाण काल में औजार बिना घिसे हुए बड़े और खुरदुरे होते थे। इनका उपयोग शिकार, पेड़ काटने तथा पशुओं की खाल उतारने में किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में कौन सा नया परिवर्तन आया? तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार के साथ मछली पालन और पशुपालन, मछली पकड़ना और पशुपालन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में कौन सा नया परिवर्तन आया? वो तो वही क्वेश्चन, इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, शिकार के साथ मछली पकड़ना एवं पशुपालन का आरंभ।
तो इसकी व्याख्या है, मध्य पाषाण काल में मानव केवल शिकार तक सीमित नहीं रहा, उसने मछली पकड़ना तथा कुछ पशुओं को पालना भी प्रारंभ कर दिया था। जो प्रथम पालतू पशु था वो क्या था? वो कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण काल में मानव के अस्थायी निवास का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो कृषि का विकास था दोस्तों, क्योंकि जब कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य एक साथ रहने लगे और उसी से धीरे धीरे गांव का विकास हुआ। दोस्तों इसकी व्याख्या भी दी गई है कि कृषि के कारण मनुष्य को एक ही स्थान पर रहना आवश्यक हुआ, इसी के साथ अस्थायी बस्तियों तथा ग्राम का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से दोस्तों जो संबंधित है वो बागोर संबंधित है। बाकी हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है, राजस्थान का बागोर भारत का प्रसिद्ध मध्य पाषाण एवं नवपाषाण स्थल है, जहाँ से पशुपालन एवं मानव जीवन के अनेक प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल के मानव का प्रमुख हथियार क्या था? तो पाषाण काल के मानव का जो प्रमुख हथियार था वो भाला और पत्थर के औजार थे, क्योंकि तलवार और बंदूक और धनुष बाण उस समय नहीं थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला और पत्थर के औजार। इसकी व्याख्या भी दोस्तों दी गई है, प्रारंभिक मानव शिकार के लिए पत्थर से बड़े बने भाले, कुल्हाड़ी तथा अन्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल के मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि वो इसमें शिकार का चित्रण करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान कुछ करने के लिए ये चित्र बनाते थे। इसका ऑप्शन सही होगा, धार्मिक अनुष्ठान एवं शिकार का चित्रण। इसको दोस्तों व्याख्या भी दी गई है कि अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार शैलचित्र शिकार की सफलता की कामना, धार्मिक विश्वास तथा दैनिक जीवन को दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान एवं शिकार का चित्रण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए दिए, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन का युद्ध से कोई मतलब नहीं है, व्यापार से कोई मतलब नहीं है, आभूषण से कोई मतलब नहीं है। तो मिट्टी के बर्तन का जो उपयोग किया जाता था वो भोजन पकाने के लिए और उसके संग्रह के लिए किया जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन पकाने एवं उसके संग्रह के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। इसकी व्याख्या भी दी गई दोस्तों कि कृषि के विकास के बाद अनाज का संग्रह आवश्यक हुआ, इसी कारण मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और उपयोग बढ़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चावल की प्रारंभिक खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल की जो प्रारंभिक खेती का प्रमाण मिला दोस्तों कुलडीहवा से मिला है। कुलडीहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलडीहवा। बुरजहोम से दोस्तों, बुरजहोम दोस्तों कहाँ पे है? बुरजहोम है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से क्या साक्ष्य हमको मिला है? यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तथा यहाँ पर गड्ढेनुमा घर या गर्त होम उसका साक्ष्य मिला है। बागोर कहाँ है दोस्तों? बागोर राजस्थान में है, यहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से धान और चावल की प्रारंभिक खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी वी.एस. वाकडकर ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.एस. वाकडकर। इसकी व्याख्या दोस्तों दी गई है कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी.एस. वाकडकर विष्णु श्रीधर वाकडकर ने 1957 में भीमबेटका शैलाश्रयों की या भीमबेटका गुफाओं की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल में वस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रेशम उस समय था नहीं, सूती कपड़ा था नहीं, ऊनी वस्त्र थे नहीं। तो जो मनुष्य उस टाइम पे वस्त्र बनाता था वो पशुओं की खाल और वृक्षों की छाल से बनाता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं की खाल और वृक्षों की छाल।
इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों। प्रारंभिक मानव कपड़ा बनाना नहीं जानता था, वह पशुओं की खाल तथा पेड़ों की छाल का उपयोग शरीर ढकने के लिए करता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बड़े पत्थर के औजार दोस्तों ये पूरा पाषाण काल की विशेषता है। लोहे की तलवारें ये उस टाइम पे थी नहीं, कांच के हथियार थे नहीं, तो छोटे एवं नुकीले माइक्रोलिथिक, ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे एवं नुकीले माइक्रोलिथिक। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों। माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल की पहचान माने जाते हैं। ये छोटे लेकिन अत्यंत उपयोगी पत्थर के औजार थे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में, उसी प्रकार उनके हथियार भी एडवांस होते गए। पूरा पाषाण काल में वो बड़े बड़े पत्थरों का और खुरदुरे पत्थरों का उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक पत्थर का उपयोग करने लगे तथा नव पाषाण काल में पॉलिश्ड की हुई पत्थरों का उपयोग करने लगे, जिससे उन हथियारों की उपयोगिता बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल में मानव की अर्थव्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो दोस्तों जो पाषाण काल पे मानव की अर्थव्यवस्था थी वो प्राकृतिक संसाधनों और शिकार पर थी। तो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर भोजन संग्रह की अर्थव्यवस्था थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों। प्रारंभिक मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। वह भोजन का उत्पादन नहीं करता था बल्कि प्रकृति से प्राप्त करता था। अपने भोजन को जो शिकार से प्राप्त करता था और जो फल फूल कंदमूल होते थे उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर भोजन संग्रह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण काल में किसका विकास सबसे पहले हुआ? नगर जीवन ये तो आया नहीं था, साम्राज्य और संसद उस समय से नहीं, तो ग्राम जीवन। क्योंकि जब नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया तो वो एक साथ रहने लगे एक ही स्थान पर अस्थायी निवास में। उससे धीरे धीरे गांव का विकास होता गया, अर्थात ग्राम में जीवन का विकास होता गया। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों नीचे। कृषि और पशुपालन के कारण लोग एक स्थान पर बसने लगे जिससे गांव का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? तो पाषाण काल का अध्ययन जो है दोस्तों मुख्यतः पुरातात्विक अवशेष के आधार पर किया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे वेद थे नहीं, कोई लिखावट थी नहीं, तो शिलालेख भी नहीं मिलते और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत कोई उस समय था नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक अवशेष। आगे दोस्तों इसी क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है कि पाषाण काल में के लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इस काल का अध्ययन औजारों, हड्डियों, गुफाओं, शैलचित्रों आदि के आधार पर किया जाता है, यानी पुरातात्विक अवशेष के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवपाषाण काल के बारे में सही है? सही क्वेश्चन पूछा दोस्तों। मानव घुमंतु था, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि नवपाषाण काल में मानव के ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई थी, वो अस्थायी निवास करने लगा था, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। कृषि का विकास नहीं हुआ था, ये भी गलत है क्योंकि इस साल में इस टाइम पीरियड पे कृषि का विकास हो गया था। मानव ने अस्थायी निवास अपनाया, ये सही है क्योंकि कृषि और पशुपालन का विकास होने के कारण मनुष्य अस्थायी रूप से एक ही जगह पर रहने लगा था। धातु के औजारों का व्यापक उपयोग होता था, ये गलत है क्योंकि अभी भी जो जिस हथियारों का व्यापक उपयोग होता था वो पत्थर से बने हुए हथियार थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव ने अस्थायी निवास को अपनाया। इसकी व्याख्या भी दी है दोस्तों। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के कारण अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल के लोग किस प्रकार की धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे? तो एकेश्वरवाद ऐसी कोई संकल्पना थी नहीं उस समय। तो उस समय के जो मनुष्य थे वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी उनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति एवं पूर्वजों की पूजा। जो पाषाण काल के लोग थे वो यही करते थे। ये देखिए दोस्तों व्याख्या दी गई कि प्रारंभिक मानव सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, जल, प्रकृति, प्राकृतिक शक्तियों आदि को पूजनीय मानता था और इन्हीं की पूजा करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना जा सकता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो पाषाण काल की इन दिए हुई ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है कृषि का विकास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि का विकास। इसकी व्याख्या है, कृषि ने मानव को भोजन उत्पादक बनाया और सभ्यता के विकास की नींव रखी।
यानी मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करने लगा और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल में परिवार संस्था का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ? तो परिवार संस्था का विकास तभी हुआ जब कृषि का विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करने लगा, ग्राम सभ्यता की विकास हुई तो परिवार संस्था का विकास हुआ। तो कृषि का विकास किस काल में हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण काल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल नहीं है? पाषाण काल का स्थल नहीं है पूछा दोस्तों। बुरजहोम ये पाषाण काल का स्थल है कश्मीर में, चिरांद ये भी है बिहार में, कोल्डिहवा ये भी है यूपी में, लोथल जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पुरातात्विक पाषाण काल का स्थल नहीं है। बुरजहोम से दोस्तों क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ पे मिला है और गर्तनुमा यहाँ पे घर मिले हैं। चिरांद से क्या मिला है दोस्तों? चिरांद जो है बिहार में है, यहाँ से हड्डी से बने हुए भारी मात्रा में औजार मिले हैं। तो कोल्डिहवा दोस्तों कहाँ है? कोल्डिहवा यूपी में है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमको चावल की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल नहीं है, ऑप्शन सी लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आगे दोस्तों इसकी व्याख्या भी दी गई कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था, जबकि अन्य स्थल जो तीनों दिए गए हैं वो पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि मानव इतिहास में नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो नवपाषाण काल का जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, पशुपालन तो करता ही था और अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो दी हुई ऑप्शन में से ऑप्शन ए बी सही होगा, कृषि, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन की शुरुआत। इसकी व्याख्या भी दी है दोस्तों कि नवपाषाण काल में भोजन उत्पादन, पशुपालन, ग्राम जीवन और अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। यही आगे चलकर सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार बना। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो थे वो पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आगे और भिन्न भिन्न टॉपिक पर वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।